के स्तर की जो न्यायपालिका है उसकी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, पार्ट 1। हमने जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था अपनाई है, जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम हमने अपनाया है, उसमें दो बड़े लक्षण हैं हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था में। भारतीय न्यायिक प्रणाली में दो बड़े लक्षण हैं। पहला लक्षण है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। इसका अर्थ यह है कि हमने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है, और इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी में हमने जो व्यवस्था अपनाई है, इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो हमने इस प्रकार का एक सिस्टम अपनाया है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका को हस्तक्षेप करने से रोका गया है न्यायिक कार्यों में, और इसी सिस्टम को हम लोग इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम कहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जहां भी संघीय प्रणालियां अपनाई जाती हैं, फेडरल सिस्टम अपनाया जाता है। फेडरल सिस्टम क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना लिख लेते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। जहां भी संघीय लक्षण अपनाया जाता है, फेडरल फीचर अपनाया जाता है, वहां पर न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष अपनाई जाती है। जहां नहीं है संघीय लक्षण, वहां भी अपनाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः यह संघीय व्यवस्था का लक्षण माना जाता रहा है। क्या होती है संघीय व्यवस्था, आगे बताएंगे। इस यूनिट के जस्ट बाद, न्यायिक व्यवस्था के जस्ट बाद उसकी चर्चा करेंगे। तो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, एक बात। दूसरी बात, न्यायपालिका एकीकृत है। हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है। कैसे आपस में जुड़ी हुई है? जो न्यायपालिका है संघ के स्तर पर है, यूनियन के लेवल पर है, और राज्य के लेवल पर है। संघ के स्तर पर जो न्यायपालिका है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और जो राज्य के स्तर पर न्यायपालिका है उसको हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं। लेकिन इसी हाई कोर्ट के नीचे जिला न्यायालय भी होते हैं, जिलों में होते हैं, वो जिला न्यायालय होते हैं, या इनको अधीनस्थ न्यायालय कहने का प्रचलन है। लेकिन अभी हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय नहीं कहना चाहिए, इनको अधीन नहीं कहना चाहिए। अधीनस्थ मतलब जो अधीन है किसी के, तो अधीन ना कहा जाए, अच्छा शब्द नहीं है। इनको जिला न्यायालय कहा जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अधीनस्थ न्यायालय लिखा हुआ है, तो अधीनस्थ न्यायालय शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में इसे हटा दिया जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय नहीं कहा जाएगा। तो जिले स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहते हैं। ये दोनों मिलकर के राज्य की न्यायपालिका का निर्माण करते हैं। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ये दोनों राज्य के न्यायालय हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश का न्यायालय है, संघ का न्यायालय है। अब कैसे इस न्यायपालिका के बीच एकीकृत व्यवस्था बनी है, कैसे ये आपस में इंटीग्रेटेड है, कैसे ये आपस में जुड़ी हुई है, हम इसी बात को यहाँ पर समझ रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। इसका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं रखता, क्योंकि दोनों न्यायालय अलग अलग हैं। लेकिन किंतु न्यायिक नियंत्रण है, न्यायिक नियंत्रण है। तो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। प्रशासनिक नियंत्रण का मतलब है कि कोई आदेश निर्देश देना, उसको पालन करवाना, दबाव बनाना कि भाई करो मेरी ये बात मानो, आदेश मानो। कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। जजेस को ट्रांसफर कर देना, जजेस से केस ले लेना, ऐसा कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। लेकिन न्यायिक नियंत्रण है, जुडिशियल कंट्रोल है। अब जुडिशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जुडिशियल कंट्रोल का मतलब यह है कि जब भी किसी भी मामले में कोई निर्णय दिया जाता है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय के खिलाफ चुनौती दी जाती है उच्च न्यायालय में। अगर जिला न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो उस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। इसको कहते हैं अपील किया गया, इसको अपील कहते हैं, अपील करना कहते हैं। तो जिला न्यायालय के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसको अपील कहते हैं। और हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसको भी अपील करना कहते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, यानी अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और इसके प्रतिफल में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी होगा। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सभी उच्च न्यायालय के लिए और सभी जिला न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। कोई भी जिला न्यायालय या कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट जाकर कार्य नहीं कर सकता। उसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग कार्य करना ही होगा, उसके डिसीजन के अगेंस्ट जाकर के कार्य नहीं कर सकते। तो ये जो एक व्यवस्था अपनाई गई है, इस व्यवस्था को हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही काम करता है हमारा जुडिशियल सिस्टम।
इसी तरीके से वर्क करता है जैसा हमने समझाया। इसको कहते हैं हम लोग एकात्मक लक्षण है ये। यूनिटरी फीचर कहते हैं। अब क्या होता है यूनिटरी फीचर, ये हम आगे बताएंगे, अभी बस लिख लो कि ये संघीय है, ये एकात्मक है। तो स्वतंत्रता और निष्पक्षता संघीय लक्षण है, और जो एकीकृत न्यायपालिका है वो एकात्मक लक्षण है। संघीय और एकात्मक को आगे विस्तार से समझाएंगे और लिखाएंगे। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसमें हमें शुरुआत करनी है सुप्रीम कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी क्रम से हमें पढ़ना है। इसीलिए हमने अलग अलग नहीं पढ़ा, क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने अपनाई है। तो जब इंटीग्रेटेड जुडिशरी अपनाई है तो पूरी न्यायिक व्यवस्था को हमने एक साथ इंटीग्रेट कर लिया और तब पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मान लो पीआईएल पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ेंगे, या फिर न्यायिक सुधार पढ़ेंगे, तो सारी चीजें तो फिर एक ही जैसी हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसलिए हम लोग इन सारी बातों के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग चर्चा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की करेंगे, उच्चतम न्यायालय की करेंगे, फिर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, और फिर जिला न्यायालय। तो हम लोग उच्चतम न्यायालय के विषय में सुप्रीम कोर्ट के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है, और वो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। लेकिन ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो प्रावधान है, ये भाग 5 में किए गए हैं, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जो प्रावधान है वो भाग 6 में किए गए हैं। तो हम लोग दोनों के प्रावधानों को अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में होगा। हमने एससी लिख दिया है, इसको हम लोग संक्षेप में एससी लिखेंगे, बार बार हम पूरा सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखेंगे। तो लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिख सकते एससी, मैं पढ़ाने के लिए आपके लिए शॉर्टकट भले लिख दे रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, उच्चतम न्यायालय लिखेंगे। तो आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में होगा। लेकिन अब इतने बड़े देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, केरल से मुकदमा आएगा तो भी दिल्ली आएगा, तमिलनाडु से, अंडमान निकोबार से, तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। और भी जगह बैठना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, कार्य करना चाहिए। भाई कोर्ट तो एक ही होगा, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये व्यवस्था तो की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर भी बैठ के काम करे, जिससे कि देश में कोई नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ से मुकदमा फाइल करना चाहता है, अपील करना चाहता है, कोई अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल, वहाँ से फाइल करना चाहता है, तो उनके लिए तो दिल्ली बहुत दूर है, तो न्याय पाने में बड़ी बाधा होगी, समस्या उत्पन्न होगी। तो हम इसको सुलभ कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। यानी वैसे तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में ही होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के बाहर भी बैठकर कार्य कर सकता है। कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के बाहर भी बैठकर कार्य कर सकेगा, नई दिल्ली के बाहर भी अपनी बैठक आयोजित कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। कैसे करेगा? मुख्य न्यायमूर्ति इस बारे में निर्णय लेगा। जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की सहमति से निर्णय लेगा। इस बारे में जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है वो राष्ट्रपति की सहमति से डिसीजन लेगा। यानी दिल्ली के बाहर कहाँ बैठना है, तमिलनाडु में बैठना है, केरल में बैठना है, यानी किसी शहर में बैठना होगा, चेन्नई में बैठना है, बेंगलुरु में बैठना है, कहाँ बैठकर कार्य करना है, ये मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति से सलाह लेकर के राष्ट्रपति की सहमति से डिसाइड कर सकेगा, और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर भी बैठकर काम कर सकेगा। इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, 4.5 करोड़ केसेस अकेले जिला न्यायालयों के स्तर पर पेंडिंग है, लगभग 50 लाख केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और 1 लाख केसेस या 80,000 से ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस तरीके से जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें इस पेंडेंसी का समाधान करने के लिए कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पूरे देश में न्यायपालिका में पेंडिंग है आज के समय में। अगर इन सारे केसेस को आज की गति से निपटाया जाए, जिस तरीके से आज व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था, 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस को निपटाने में 462 साल लग जाएंगे। 462 साल, 450 से ज़्यादा साल लगेंगे अगर इन सारे केसेस को खत्म करना है। तो आज की गति से अगर केस निपटें तो कितनी अव्यवस्था है जुडिशियल सिस्टम में, हमें इस बात को समझना होगा, मामले की गंभीरता को समझना होगा, और इसके लिए कदम उठाने होंगे। क्योंकि न जाने कितने लोग न्याय की प्रतीक्षा में बैठे हैं, मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद तमाम उनकी पीढ़ियाँ मुकदमा लड़ती रहती हैं। तो 5 करोड़ से ज़्यादा केसेज, ये अपने आप में बेहद चिंता की बात है भारत की न्यायपालिका में लंबित। कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए हमें सुधार करने पड़ेंगे। इसके लिए जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। मैंने खुद एक मुकदमे की फाइल देखी थी, मेरे पास वो फाइल आई थी 2006 में, 2006 में, और वो मुकदमा फाइल किया गया था 1938 में। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था 1938, आज़ादी के पहले 1938 में वो मुकदमा दायर हुआ था। 2006 में वो मुकदमा पेंडिंग था, उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। इस तरीके की पेंडेंसीज न्यायपालिका में आम है। 30 साल से ज़्यादा जो मुकदमे पेंडिंग है, ऐसे मुकदमों की संख्या भी बहुत है हाई कोर्ट में। तो हमें इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। ये सारी बातें हम लोग आगे चर्चा करेंगे न्यायिक सुधारों में। तो फिलहाल उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के बाहर बैठ करके काम करेगा। अब उच्चतम न्यायालय की संरचना कैसे होगी?
उच्चतम न्यायालय की संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सब आर्टिकल 124 में है। तो आर्टिकल 124 अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय की संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को हटाना, उनकी योग्यता, सब कुछ उसी में है। तो कैसे उच्चतम न्यायालय की संरचना बनती है? उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा, और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे वर्तमान समय में। इसको कहते हैं CJI। आगे हम लोग CJI ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा, दोनों बात एक ही है। ये उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति कहलाएगा। और इस तरीके से एक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और 33 अदर जजेस, अन्य न्यायाधीश से मिल करके सुप्रीम कोर्ट बनेगा। लेकिन जो मूल संविधान था, मूल संविधान यानी जो 1950 में लागू किया गया था, उस मूल संविधान में इतने न्यायाधीश नहीं थे। वहां एक CJI था। अब आगे हम CJI ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। इसमें एक CJI था 1950 वाले में, और 7 अदर जजेस थे, अदर जजेस, अन्य न्यायाधीश। एक CJI और 7 अदर जजेस, 7 अन्य न्यायाधीश थे। अब एक CJI और 7 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 8 लोग थे इस तरीके से, लेकिन अब टोटल 34 लोग हैं। इसका मतलब यह है कि समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। पहली बार न्यायाधीशों की संख्या 1956 में बढ़ी सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते रहे, और वर्तमान समय में बढ़ा के एक CJI के साथ 33 अदर जजेस को उच्चतम न्यायालय में शामिल कर लिया गया है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसको है? अधिकार संसद को है। संसद कैसे करेगी? कानून बनाकर, विधि बनाकर, विधि द्वारा, कानून द्वारा। संसद कानून बनाएगी, विधि बनाएगी, और उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देगी। विधि कैसे बनती है, कानून कैसे बनते हैं? साधारण बहुमत के द्वारा बनते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा बनते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। इसका मतलब यह है कि संसद जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएगी, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में परिवर्तन आएगा। यह बात आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में लिखी गई है कि उच्चतम न्यायालय में एक CJI और 33 अदर जजेस होंगे। पहले 7 लिखा था, फिर बढ़ते गए नंबर, अब 33 हो गए। तो इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में चेंज आएगा, इसको बदला जाएगा, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। इसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाएगी। क्यों इसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाएगी? इसे संविधान संशोधन की संज्ञा इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि संविधान संशोधन करने के लिए कम से कम विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और संसद यहां केवल कानून बना करके परिवर्तन ला सकती है, और कानून साधारण बहुमत से बनते हैं, इसलिए इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। तो संविधान में चेंज तो आएगा, संविधान में परिवर्तन तो आएगा, नंबर तो बदल जाएगा, लेकिन यह संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। इस तरीके से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है। नियुक्ति कैसे होगी? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 सब उसी में है, क्लॉज पर नहीं आते हैं क्वेश्चन। तो आर्टिकल 124 कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति विवादों में रही है, फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और क्या प्रचलन में है, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 124 ये कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे वह परामर्श करना उचित समझता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन केवल इतना कहता है, संविधान केवल इतना कहता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस से प्रेसिडेंट राय लेगा, और कितने जजेस से, किन किन जजेस से राय लेगा, ये उसका अपना विवेक होगा। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस से वो राय लेगा, राय लेने के बाद वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा, और बाकी जजेस को अपॉइंट करने में वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से तो राय लेगा ही लेगा, उसके अलावा चीफ जस्टिस से भी राय लेगा, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और अदर जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। अब इस प्रावधान को लागू करने में अंतर है। कैसे किया गया है, पहले ये लाइन लिखो, फिर बताता हूं। लिखो न्यायाधीशों की नियुक्ति, लिखो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे वह परामर्श करना उचित समझता है, जिनसे वह परामर्श करना उचित समझता है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करेगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करेगा, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा। तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। लेकिन अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे हो, ये व्यवहार में इसका पालन कैसे हो, इसके लिए बड़ा हैब्सर्ड वे अपनाया गया। यानी कोई सुस्थापित कोई नियम नहीं बनाया गया शुरू में। ये एक परंपरा अपना ली गई संविधान लागू होने के बाद से ही कि जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा उसी को चीफ जस्टिस बना देंगे। ये एक परंपरा अपना ली गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन अब इस परंपरा का भी उल्लंघन हुआ। 1973 में के बाद जस्टिस अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। उनसे 3 जजेस सीनियर थे। उन 3 जजेस की सीनियरिटी का उल्लंघन करके जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो तीनों जज वही थे जिन्होंने केशवानंद भारती के मामले में खिलाफ फैसला लिखा था। ये तो गलत बात थी कि सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया तो चीफ जस्टिस ही नहीं बने दोगे। लेकिन 1970 के दशक में 2 बार ऐसा किया गया। एक बार जस्टिस रे को बनाया गया चीफ जस्टिस, तब 3 लोगों की सीनियरिटी का उल्लंघन किया गया। और फिर कुछ समय के बाद जस्टिस खन्ना को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन जस्टिस खन्ना ने भी सरकार के खिलाफ निर्णय लिखे थे, इसलिए जस्टिस खन्ना को भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया और उनकी जगह उनके जूनियर को जस्टिस बेग को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो 2 बार वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया 1970 के दशक में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, तो 2 बार वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ, यानी 2 बार राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां की गई। एक तरीके से आप कह सकते हो यह तरीका तो ठीक नहीं था कि जिसको हम पसंद करें उसको मुख्य न्यायमूर्ति बनाएं। तो फिर न्यायपालिका की निष्पक्षता का मतलब क्या होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा? जब न्यायपालिका सरकार के हिसाब से चलेगी तो सरकार के खिलाफ लोगों को न्याय ही नहीं मिलेगा, सरकार को अत्याचार करने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये न्यायपालिका स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा आघात था, एक बड़ी चिंता थी 1970 के दशक में जब ये निर्णय हुए। नतीजा ये हुआ कि एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई आगे चल करके, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। और एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय में ये मुद्दा उठाया गया कि भाई राष्ट्रपति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए परामर्श लेता है तो परामर्श में तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी राय लेता है और मंत्रिपरिषद से भी राय लेता है। तो मंत्रिपरिषद की राय तो मानने के लिए वो बाध्य है, आर्टिकल 74 हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन क्या वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस से राय लेता है क्या उनकी भी राय मानने के लिए वो बाध्य है? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो राय लेगा क्या उनकी भी राय मानने के लिए बाध्य है? और राय लेने का तौर तरीका क्या हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि निर्णय लेने का अधिकार अंतिम राष्ट्रपति के पास होता है, इसलिए जो जजेस अपनी राय देंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वो बाध्यकारी नहीं होगी, वो बाध्यकारी नहीं मानी जाएगी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात ये कही, जस्टिस पीएन भगवती थे इस बेंच में, उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छा होगा कि एक आयोग बनाए, जैसे अन्य देशों में किया जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा जैसे कुछ देशों में किया जाता है कि एक कमीशन बना दिया जाता है, एक आयोग बना दिया जाता है, वो आयोग तय करता है कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन जज बनेगा, वो इसीलिए काम ही करता है। तो हमारे यहाँ भी अगर इस तरीके की प्रणाली अपनाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन 1993 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ और मुकदमा दायर हुआ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। ये सुप्रीम कोर्ट में एक किस्म के एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग वकील होते हैं वो 3 तरीके के वकील होते हैं। एक तो एडवोकेट होते हैं ना, इसको आगे पन्ने पर लिखते हैं फिर बताते हैं। एक तो एडवोकेट होते हैं, दूसरा सीनियर एडवोकेट होते हैं और तीसरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं। 3 तरीके के एडवोकेट होते हैं। मैं लॉयर की बात नहीं कर रहा। लॉयर वो होता है जो एलएलबी कर लेता है, लॉ की डिग्री ले लेता है, तो लॉ की डिग्री लेने वाले को लॉयर कहते हैं। लेकिन वो एडवोकेट नहीं कहलाता। वो एडवोकेट तब कहलाएगा जब बार काउंसिल में एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाए, तब वो एडवोकेट कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो हर स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल होता है। भारत सरकार के स्तर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। संसद के कानून के द्वारा बनाई गई ये संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं को संसद ने कानून बना करके गठित किया है। इन संस्थाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो लॉयर हैं, यानी जिन्होंने एलएलबी की डिग्री ले रखी है, लॉ की पढ़ाई कर रखी है, लॉ की समझ है, उनको एडवोकेट के रूप में पंजीकृत किया जाए या न किया जाए। तो ये अपने शर्तें बना सकते हैं, कंडीशन बना सकते हैं। उसके आधार पर जो कंडीशन पूरी करेंगे उनको एडवोकेट के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। तो जो लोग एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत किसी भी बार काउंसिल में, चाहे स्टेट की बार काउंसिल हो चाहे भारत की बार काउंसिल हो, उसमें पंजीकृत होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, तो वो एडवोकेट कहलाएंगे। कोर्ट में वकालत करने का अधिकार एडवोकेट को ही है। जो एडवोकेट नहीं है वो कोर्ट में किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। केवल एडवोकेट ही वकालत कर सकते हैं, इसलिए वो अपना जो एडवोकेट का सर्टिफिकेट होता है वो उसमें केस में उनको मेंशन करना होता है, बताना होता है। तो एडवोकेट सामान्य रूप से वे हैं जिनको बार काउंसिल ने रजिस्टर्ड किया है। ये कोई भी मुकदमा दायर कर सकते हैं, कोई भी बहस कर सकते हैं, पूरे देश में किसी भी कोर्ट में कहीं भी पंजीकृत हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। यूपी में पंजीकृत है तो सुप्रीम कोर्ट में आके बहस कर सकते हैं, केरल में पंजीकृत है तो गुजरात में जाके बहस कर सकते हैं। वो पूरे देश में उन्हें यह अधिकार होता है। लेकिन जो मुकदमा दायर करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में, वो एडवोकेट को नहीं है। कोई भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करता,
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले एडवोकेट्स अलग होते हैं, उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक परीक्षा लेता है। इस एग्जाम में जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा देता है। जिन लोगों को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने का अधिकार केवल उन्हीं को होता है। सुन लेना, मैं लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन सुन के नोट कर लेना, क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं, आईएएस में क्वेश्चन आते हैं, इन पर पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं बोल के समझा दे रहा हूं, इसको लिख लेना कहीं भी अगर भूलने की गुंजाइश हो तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराता है। जो लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उन्हें सर्टिफिकेट देता है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का, और जिन्हें एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है वही सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा या कोई भी कागज, कोई भी दस्तावेज फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा दायर करना चाहता है, आप दायर करना चाहते हो, कोई भी दायर करना चाहता है, तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की सिग्नेचर जरूरी है, उसके बिना मुकदमा दायर नहीं होगा। तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये एडवोकेट हो गए, ये एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हो गए। तीसरा हो गया सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ वकील, सीनियर वकील, सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट का मतलब ये नहीं है कि जिसके बाल पक गए या जिसने ज्यादा समय प्रैक्टिस कर ली, ये नहीं है, इसका मतलब नहीं है। सीनियर एडवोकेट कौन होता है? सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होता है जिसको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाए। ये दर्जा कौन देता है? ये दर्जा सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बैठती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बैठती है। वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट बहस करते हैं, जो एडवोकेट केस लड़ते हैं, उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनकी सीनियरिटी और क्वालिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की वह कमेटी डिसाइड करती है कि इनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिल जाता है तो उसका जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लगभग बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि एडवोकेट की ड्रेस अलग होती है, जजेस की ड्रेस अलग होती है, लेकिन सीनियर एडवोकेट की ड्रेस वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की ड्रेस होती है। सीनियर एडवोकेट की ड्रेस वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट का जज पहनता है, उसका दर्जा बराबर हो जाता है। इसलिए कोई भी सीनियर एडवोकेट अपने नाम से कोई मुकदमा फाइल नहीं कर सकता, उससे मुकदमा फाइल करने का अधिकार छिन जाता है। वो केवल बहस कर सकता है, उसके नाम से कोई मुकदमा फाइल नहीं हो सकता, वो केवल बहस में इंगेज किया जा सकता है, आर्गुमेंट में इंगेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये कैटेगरीज बनाई गई हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, और इसके अलावा फिर गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, और गवर्नमेंट एडवोकेट का जो मुखिया होता है यानी लॉ ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट कह लो, या इनको लॉ ऑफिसर कहते हैं या लीगल ऑफिसर कहते हैं। जिनका जो मुखिया है, चीफ है, वो अटॉर्नी जनरल होता है। इनका जो हेड है, इनका जो मुखिया है वो अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इतने तरीके के एडवोकेट से मिल करके सुप्रीम कोर्ट बना होता है, इतने तरीके के एडवोकेट वहां काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। तो अब हम बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनका एक एसोसिएशन है, ग्रुप है। इस एसोसिएशन ने एक जनहित याचिका दायर की, एक पीआईएल फाइल किया। क्या होता है पीआईएल, आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ने एक जनहित याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के। इस जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के जब याचिका दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया। कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट दिया, इसका मतलब क्या है? कॉलेजियम का मतलब है न्यायाधीशों की एक समिति। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की एक समिति बनाई जाएगी और न्यायाधीशों की यह समिति ही यह बताएगी कि किसे न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक जो परंपरा थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता था वही सीजीआई बनता था, इसी को कंटिन्यू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दे दिया। इस मामले में ये 1993 का केस है, 1993 का केस है। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। सबसे पहली बात कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, सबसे सीनियर जज होगा, वही भारत का मुख्य न्यायमूर्ति बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो अदर जजेस हैं, अन्य जजेस की नियुक्ति एक कॉलेजियम बनाई जाएगी। कॉलेजियम सिफारिश करेगी कि अदर जजेस कौन से हैं जिन्हें नियुक्त किया जा सकता है। तो न्यायाधीशों की एक समिति होगी, वो बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट में किन्हें जज बनाया जाए। हाईकोर्ट में भी जज कैसे नियुक्त होंगे, कॉलेजियम ही बताएगा। तो अब 1993 में कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट आ गया कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से होगी। कॉलेजियम मतलब एक समिति, न्यायाधीशों की एक समिति। अब कॉलेजियम के माध्यम से जजेस की नियुक्ति होगी। 1993 में यह जजमेंट आ गया। लेकिन अब यह नहीं तय था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से होगी और हाई कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति है वो भी कॉलेजियम के माध्यम से होगी। तो कॉलेजियम एक ही होगा या अलग अलग होगा, ये भी तो तय होना चाहिए। अच्छा, जजेस का ट्रांसफर भी होता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर होता है, राष्ट्रपति ही करता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद। तो क्या ट्रांसफर में भी कॉलेजियम की चलेगी या फिर राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सिफारिश लेकर के और निर्णय ले सकता है? ये बातें स्पष्ट नहीं थी, क्लियर नहीं थी। इसलिए इन बातों के स्पष्टीकरण के लिए भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि भाई नियुक्त तो करना है न्यायाधीश को, लेकिन इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण भी दो। हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से कोई भी विषय पर राय मांग सकता है, जो विधि तथ्य इनसे जुड़े हैं राय मांग सकता है। इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस।
इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राय मांगना, परामर्श मांगना। कैसे मांगा जाता है ये चर्चा आगे करेंगे, अभी बस इतना समझ लो। तो 1998 में राष्ट्रपति ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई कॉलेजियम का चेहरा स्पष्ट करो, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में भी होनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है, तो क्या एक ही कॉलेजियम रहेगा या अलग अलग रहेगा, कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो जब राष्ट्रपति ने राय मांगी, इसको 1998 भी लिखा जाता है, 1999 भी लिखा जाता है, क्योंकि 1998 का जजमेंट है, 1999 में रिकॉर्ड हुआ है, तो दोनों सन आपको लिखे हुए मिलेंगे, दोनों ईयर लिखे हुए मिलेंगे। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से जब भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा जाता है, यानी राष्ट्रपति जब कोई विषय उच्चतम न्यायालय के पास राय देने के लिए भेजता है, तो उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीश एक साथ बैठते हैं, कम से कम, और 5 न्यायाधीश एक साथ बैठकर मामले को सुनते हैं और तब अपनी राय बनाते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट की राय मानी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो राय दी वही आज का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम है वो सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जो कॉलेजियम है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनेगा उसमें सीजेआई शामिल होगा, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति शामिल होगा, और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज शामिल होंगे। जो हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम बनेगा उसमें सीजेआई शामिल होगा, और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज, इनसे मिलकर कॉलेजियम बनेगा और वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा। और ट्रांसफर के लिए किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। जब ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम बनेगा तो ऐसे कॉलेजियम में सीजीआई शामिल होगा, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे, और प्लस जो दोनों हाई कोर्ट हैं, बोथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे, सीजे शामिल होंगे, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। ये एक्सप्लेनेशन आ गया, और अब इसी आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इस बात को फिर आगे चल करके चैलेंज किया गया, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चुनौतियां थी, इसमें बड़ी सारी कमियां थी। क्या थी कमियां और चुनौतियां, वो हम आपको आगे बताएंगे, पहले थोड़ा थोड़ा लिखते चलो फिर बताते हैं। तो लिखो, यहां लिखा हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति में लिखो उच्चतम न्यायालय ने, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो फिर आगे समझाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में, बनाम भारत संघ के मामले में 1993 में कॉलेजियम की अवधारणा दी, कॉलेजियम की अवधारणा दी। यह न्यायाधीशों की एक समिति होगी, यह न्यायाधीशों की एक समिति होगी जिसकी सिफारिश के आधार पर, जिसकी सिफारिश के आधार पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी सिफारिश के आधार पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। पैरा चेंज करके लिखो, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट जज, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाएगा। सीनियर मोस्ट जज ही भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नियुक्त किया जाएगा। पैरा चेंज करके लिखो, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999 के माध्यम से, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम का स्पष्टीकरण दिया है, कॉलेजियम का स्पष्टीकरण दिया है। डैश करके लिखो, पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनने वाले कॉलेजियम में, बनने वाले कॉलेजियम में सीजीआई के अतिरिक्त, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे।
उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट वही है जो लिखा है, इसी को लिखा रहे हैं, एक्सप्लेन करा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित किए जाने वाले कॉलेजियम में, गठित किए जाने वाले कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित होंगे। उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित होंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का ट्रांसफर, स्थानांतरण, न्यायाधीशों का ट्रांसफर यानी स्थानांतरण कॉलेजियम की सिफारिश से होगा, कॉलेजियम की सिफारिश से होगा, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे और दोनों उच्च न्यायालयों, दोनों मतलब जहां से जाना है और जहां जाना है, और दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श किया जाएगा, और दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श किया जाएगा। यह हो गया न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, यही वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान समय में यही व्यवस्था है। अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे कॉलेजियम बनाम NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में ये सारी कार्यवाही जो शुरू हुई, इसको सुप्रीम कोर्ट वाले केस को, इसको सेकंड जजेस केस कहते हैं, इसको सेकंड जजेस केस कहते हैं। यहां से वास्तव में कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट जन्मा है। जो फर्स्ट जजेस केस है वो बेसिकली एसपी गुप्ता वाला है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि न्यायाधीशों की राय, न्यायाधीशों की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसको फर्स्ट जजेस केस कहते हैं, यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जज बना सकता है। लेकिन जो सेकंड जजेस केस है, सेकंड जजेस केस में ये वाला निर्णय रद्द हो गया। न्यायालय ने माना कि नहीं भाई, हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी बात कैसे माननी पड़ेगी? न्यायालय ने कहा कि एक कॉलेजियम बनेगा और कॉलेजियम के माध्यम से हम अपनी राय देंगे और हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये सेकंड जजेस केस हो गया। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, इसको थर्ड जजेस केस कहते हैं, इसको थर्ड जजेस केस कहते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को न्यायाधीशों के मामले का तीसरा केस कहते हैं। और जो अगला है, अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, अब समझो कि कॉलेजियम बनाम NJAC की क्या मुकदमा हुआ। अब कैसे न्यायाधीश नियुक्त होते हैं ये तो समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से राय लेकर के न्यायाधीश नियुक्त करेगा। लेकिन अब राय कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ये सब बड़ा उथल पुथल रहा, क्योंकि जो परंपराएं बनाई गई उनका उल्लंघन भी किया गया। इसलिए आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अपने निर्णय के माध्यम से यह तय कर दिया कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए? एक कॉलेजियम बनेगा और उस कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। सरल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक कॉलेजियम बनेगा, कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। कॉलेजियम मतलब एक समिति बनेगी, न्यायाधीशों की एक समिति बनेगी। कौन कौन होंगे वो सब बता के मैंने लिखा दिया कि न्यायाधीशों की समिति बना करके उन्हीं के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। अब बात यही नहीं रुकी, कॉलेजियम को लेकर के बड़े सारे विवाद उठाए गए, क्योंकि कॉलेजियम पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह भाई भतीजावाद और परिवारवाद को बढ़ावा देता है। जैसे वर्तमान भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, इनके पिताजी सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं। इनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बहुत योग्य चीफ जस्टिस है। मैं परिवारवाद और वंशवाद की बात कर रहा हूं। इनके पिताजी चीफ जस्टिस थे भारत के। इसके बाद जो महिला चीफ जस्टिस बनेंगी, भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस मिलने वाली है, भारत को जो पहली महिला चीफ जस्टिस मिलने वाली है, उनके पिताजी भी भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये तो मैंने दो बड़े एग्जाम्पल दे दिए। इसी तरीके से अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बनाए गए हैं उनकी कुंडली निकालें तो वो सब ऐसे ही न्यायिक घराने से आते हैं। ये एक घराना बन गया है कि जज का बेटा जज। ये तो गलत बात है। अंधा बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे। तो कॉलेजियम में जजेस ही जजेस के अपॉइंटमेंट की सिफारिश करते हैं और जजेस आपसी परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। किसी भी हाई कोर्ट में जजेस की लिस्ट निकाल लीजिए और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की लिस्ट निकाल लीजिए, तो या तो उनके पिताजी रिश्तेदार जज रहे हैं, या एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल रहे हैं, यानी ऐसा ही घराना है। उस घराने से बाहर लोग जज नहीं बनते, गलती से बन जाते हैं, कभी कभार बन जाते हैं।
लेकिन उस घराने से जिसका याराना है केवल वही जज बनता है। जिसका उस घराने से याराना नहीं है वो जज नहीं बन सकता। यही जमीनी हकीकत है, यही वास्तविकता है। कॉलेजियम केवल उन्हीं नामों को कंसीडर ही करता है जो परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद से पुष्पित पल्लवित है। अगर इस परिवार के बाहर किसी नाम को कंसीडर किया जा रहा है तो यकीन मानो, विश्वास कर लो मेरी बात का, कि अगर इस परिवारवाद और वंशवाद के अंतर्गत आने वाले परिवार के दोस्त हैं तभी कंसीडर किया जा रहा है। अगर दोस्ती नहीं है तो कंसीडरेशन भी नहीं है। अपवाद कहीं भी हो सकता है, लेकिन यही सामान्य तौर पर चला आ रहा है। आजादी के बाद से, या यूं कह लो कि संविधान लागू होने के बाद से इसी तरीके से चला आ रहा है। तो ये तो गलत बात है, लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है, योग्यता के सिद्धांत का उल्लंघन है। योग्यता के सिद्धांत का उल्लंघन, मैं बहुत सारे, टिप्पणी करना बड़ा खतरनाक है पब्लिक डोमेन में, लेकिन आप बहुत सारे जजेस को देख सकते हैं जिनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। लॉ भले ना अच्छी हो, अंग्रेजी अच्छी है, लॉ अच्छी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खानदान है वो लॉ वाला, खानदान है लीगल वाला, तो जज बनना तो तय है अगर जुगाड़ है तो जो पूरा का पूरा जजेस का अपॉइंटमेंट है वो योग्यता पर आधारित होने के बजाय वो जुगाड़ पर आधारित हो गया है। इस सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ये बेहद गलत बात है। लोकतंत्र में हम परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते, फिर लोकतंत्र कहेगा। अगर एक ही परिवार, खानदान और उन्हीं के इर्द गिर्द लोगों को अपॉइंट करना है तो फिर राजशाही ही सही है, तब कहेगा लोकतंत्र। तो ये तो लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है, ये तो लोकतांत्रिक परंपरा के विपरीत है, ये तो राजशाही वाली व्यवस्था है, राजघराने वाली व्यवस्था है। इसको खत्म करना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि 2014 में 99वां संविधान संशोधन किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 पारित किया गया। और इस 99वें संविधान संशोधन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के माध्यम से एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा और ये बताएगा कि किसको जज बनाना है, ये बताएगा कि किस जज का कहाँ ट्रांसफर करना है। ये सब कुछ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बताएगा। कौन होगा इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में? सीजीआई होगा, अगर होता तो रद्द हो गया, खत्म हो गया। सीजीआई होगा, 2 सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो सबसे सीनियर जज होंगे, क्योंकि नियुक्ति का सारा कार्य कानून मंत्रालय देखता है। जो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन है वो कानून मंत्रालय के माध्यम से ही होकर के जाती है राष्ट्रपति के पास। तो कानून मंत्री होगा, लॉ मिनिस्ट्री होगा भारत सरकार का, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का लॉ मिनिस्टर होगा, और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होंगे? इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति सीजीआई, पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा से मिलकर की जाएगी। 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और इन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये 3 लोग मिलकर के इन 2 लोगों को चुनेंगे। इस तरीके से एक 6 सदस्यीय आयोग होगा जिसमें 3 न्यायाधीश होंगे, सीजीआई सहित 3 न्यायाधीश होंगे, एक कानून मंत्री होगा यानी एक राजनीतिक व्यक्ति होगा, और 2 कानून के क्षेत्र के जानकार होंगे, 2 विशेषज्ञ होंगे, 2 विशेषज्ञ होंगे। इस तरीके से एक संस्था बनाने का प्रावधान किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का प्रावधान किया गया। लेकिन 4th जजेस केस आया 2015 में, 2015 में 4था जजेस केस, यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, वही सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उसने इस संविधान संशोधन को चुनौती दी। और उसने जब इस संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में यह कहा कि यह संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए यह संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रहार करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है, और इसे रद्द कर दिया गया। बेहद घटिया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कहीं भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं करता। गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समझा, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक घटिया डिसीजन देते हुए कहा कि एनजेएसी रद्द किया जाता है, और इस तरीके से एनजेएसी रद्द कर दिया गया। क्योंकि एनजेएसी होता तो हमारे देश में न्यायपालिका में परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद जैसी प्रवृत्तियों पर कुठाराघात होता, चोट पहुंचाई जाती। लेकिन न्यायपालिका को यह मंजूर नहीं था। उसे लगा कि जो हमारा ब्रदरहुड बना है, जो हमारा भाईचारा बना है, इस भाईचारे के तहत जज के परिवार के लोग ही जज बन रहे हैं, ये तो भाईचारा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब कमीशन बनेगा तो कमीशन देश से योग्य लोगों को चुन करके लेकर आएगा, फिल्टर करेगा, भाई भतीजावाद, परिवारवाद खत्म हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद कैसे बचे, उसको न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आवरण से ढक दिया गया, जबकि कहीं भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आघात नहीं पहुंचाता। अन्य देशों में जहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपनाई गई है वहां आयोग जैसी प्रणालियां हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका में भी राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना का जन्म अमेरिका में हुआ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जन्म अमेरिका में हुआ है, इस कॉन्सेप्ट का जन्म अमेरिका में हुआ है, और अमेरिका में राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं होता, और भारत में करेगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार हो जाएगा। ये तो मनमानी व्याख्या है, ये अतार्किक व्याख्या है। लेकिन बस सवाल यही उठता है कि भाई सुधार के लिए तो
सकारात्मक चिंतन करना होगा। और निसंदेह न्यायालय का यह निर्णय न्यायालय के सकारात्मक चिंतन पर आधारित नहीं है, न्यायालय के संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए यह निर्णय अच्छा नहीं माना जा सकता। एनजेएसी कॉलेजियम से बेहतर होता, लेकिन आज भी कॉलेजियम और एनजेएसी के बीच झगड़ा रहता है, क्योंकि प्रचलित तो कॉलेजियम ही है। एनजेएसी को खत्म कर दिया, न्यायपालिका ने एनजेएसी को खत्म कर दिया, लेकिन अगर हमें निष्कर्ष लिखना है, कॉलेजियम और एनजेएसी के बीच हमें चुनना है, तो हम एनजेएसी को चुनेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होगा, ये क्वालिटी लोगों को चुन सकेगा, देश से परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद पर प्रहार करेगा, जिसकी बेहद जरूरत है देश को। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आगे चलकर देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि न्यायपालिका से ही उम्मीद है कि राजनीति में तो वैसे ही गिरावट है, तीव्र गिरावट है, नैतिकता की गिरावट है, चरित्र का गिरावट है, स्वार्थ पर आधारित राजनीति की जा रही है, राष्ट्रहित लोकहित से परे जाकर के केवल स्वार्थ के आधार पर राजनीति की जा रही है। तो ऐसे परिवेश में न्यायपालिका से यह उम्मीद है कि भाई न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो राजनीति की इस गिरावट के कारण अगर देश का नुकसान होने वाला कोई कदम उठाया जा रहा है तो न्यायपालिका उस पर अंकुश लगा पाएगी। लेकिन अगर न्यायपालिका भी भाई भतीजावाद, वंशवाद, परिवारवाद से ग्रसित है और इसी तरीके से काम करेगी तो फिर देश कैसे चलेगा? ये तो चिंता की बात है। फिर लोकतांत्रिक मर्यादा कहां बची रहेगी? तो इसलिए कॉलेजियम अस्वीकार्य है, कॉलेजियम अस्वीकार्य है, एनजेएसी बेहतर है। हाँ, अगर अब लेकिन ये भी बड़ी समस्या है कि जब न्यायपालिका ने रद्द कर दिया तो लागू कैसे करें? तो अब लागू करने का तरीका यह है कि या तो एनजेएसी में कुछ सुधार किए जाए और या तो कॉलेजियम को कुछ सुधारा जाए। तो कॉलेजियम में सुधार करके हम ये भी कह सकते हैं कि कॉलेजियम में एक मंत्री भी शामिल किया जाए, 2 कानून के विशेषज्ञ भी शामिल किए जाए, तो कॉलेजियम को हम आयोग जैसा बना दें। लेकिन न्यायाधीश ये भी नहीं होने देंगे, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार केवल अपने हाथों में रखना चाहते हैं पूरी तरीके से। ये बहुत तर्कसंगत नहीं है, ये बहुत उचित नहीं है। तो अगर हमें निष्कर्ष लिखना है तो निष्कर्ष में हम एनजेएसी का ही सपोर्ट करेंगे, कॉलेजियम का सपोर्ट नहीं करेंगे। लिखो कॉलेजियम बनाम एनजेएसी। तो ये तो हम लोगों ने लिख लिया कि कॉलेजियम से नियुक्ति होती है। अब लिखो विगत वर्षों में कॉलेजियम की अवधारणा आलोचना के केंद्र में रही है, आलोचना के केंद्र में रही है, क्योंकि डैश नंबर 1, क्योंकि डैश करके लिखो नंबर 1, यह पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, यह पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। नंबर 2, यह न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद, यह न्यायाधीशों की नियुक्तियों में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वंशवाद जैसे लक्षणों को प्रोत्साहन देती है। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वंशवाद जैसे लक्षणों को प्रोत्साहन देती है। पैरा चेंज करो। अतः 99वें संविधान संशोधन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, 99वें संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें शामिल होते डैश भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, कमा उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कमा भारत का विधि एवं न्याय मंत्री, भारत का विधि एवं न्याय मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति कानून के क्षेत्र के, यानी कानून के विशेषज्ञ, कानून के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो कानूनी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो कानूनी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श पर नियुक्त किया जाता। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श पर नियुक्त किया जाता। पैरा चेंज करके लिखो। किंतु सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, बनाम भारत संघ 2015 अर्थात चतुर्थ जजेस केस, 4th जजेस केस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त संविधान संशोधन को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी रद्द कर दिया, शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने तर्क दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करता है,
यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करता है। अब लिखो निष्कर्ष, कंक्लूजन लिखो, निष्कर्ष लिखो। इस प्रकार वर्तमान समय में कोलिजियम का ही प्रचलन है। इस समय और कानून साधारण बहुमत से बनते हैं, इसलिए इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। तो संविधान में चेंज तो आएगा, संविधान में परिवर्तन तो आएगा, नंबर तो बदल जाएगा, लेकिन ये एडवोकेट नहीं होगा। वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एडवोकेसी नहीं कर सकता, केस नहीं लड़ सकता। केस तभी लड़ेगा जब जरूरत है कि आप हालांकि मेरे चैट क्लास के दौरान आप ही रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जब जितने 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट 45 मिनट लेक्चर चलता है, जितनी देर लेक्चर चले उतनी देर आप केयरफुली सुनिए, समझिए। नहीं सुनेंगे समझोगे, तुम्हारे ही भविष्य का नुकसान है। और 4 साल बाद सबको गालियां देते फिरोगे, आओगे तो समझ में नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो, पहले मैं समझाता हूं तब लिखाता हूं, इसीलिए समझने की कोशिश करो। जब चीज समझ में आ जाएगी फिर उसे रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। सारे हाईकोर्ट को भी मानना पड़ेगा, सारे पर लागू होता है। और हाईकोर्ट जो फैसला देता है वो उस पूरे राज्य में सब पर लागू होता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट जो निर्णय देगा, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट जो निर्णय देगा, नहीं तो मेहनत करो, रिवीजन करो, और अगर हाँ तो फिर रिजल्ट आपके हाथ में होगा। अगर इसी तरीके से सारे टॉपिक आप तैयार करते चले जाओगे तो जिनके पास योग्यता ना हो उन्हें वो कार्य करने का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति को केवल वही कार्य करने का समर्थवान बनाना है, अगर हम उस डिमांड के अनुसार सक्षम हो। नतीजा यह हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जांच करवाई, जांच करवाने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पाया कि कपिल सिब्बल गलत हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसके अलावा भी एक बात और थी, लेकिन मैं उस बात को आपको नहीं बताऊंगा। पब्लिकली ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, इसलिए नहीं बताएंगे। ऑनलाइन नहीं बताते, ऑफलाइन होती है तो बता देते हैं, ऑनलाइन में नहीं बताएंगे। तो ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महाधिवक्ता क्या होता है? ये तो पुरानी बात हो गई। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, उसी को महाधिवक्ता कहते हैं।